नागलोक में नैना नागिन कुछ बच्चों को नागलोक का भ्रमण करवा रही थी। तभी उन बच्चों में से एक बच्ची, जिसका नाम कविता था, उसकी नजर एक प्रतिमा पर पड़ती है। उस प्रतिमा में एक नागिन थी जो कि अपने अर्धनागिन अवतार में थी। साथ में उसके पेट में एक छोटी सी बच्ची बंधी हुई थी और उसके हाथों में एक भाला था। उस स्मारक को देखकर साफ पता चल रहा था जैसे वो नागिन अपनी बच्ची को बचाने के लिए किसी के साथ युद्ध करने जा रही थी। उस स्मारक को देखकर कविता नागिन नैना से कहती है, कितनी सुंदर प्रतिमा है ये, किसकी हो सकती है? आज से पहले हमने नागलोक में इस प्रतिमा को कभी नहीं देखा। आखिर ये प्रतिमा किसकी है? कौन है ये? ये बहुत ही बहादुर नागिन है। पर ये है कौन? हमने तो कभी नहीं देखा इसको। तुम्हें इन बहादुर नागिन की वीर गाथा सुननी है? हाँ, हमें सुननी है। तो सुनो। आज से कई साल पहले की बात है। नागलोक में सभी नाग नागिन खुशी से रह रहे थे, पर कौन जानता था कि उनकी खुशी को बहुत ही जल्द नजर लगने वाली है। नागलोक में चीलों ने हमला कर दिया था। सभी नाग नागिन खुद को बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे, पर नाग नागिन चीलों के वार से नहीं बच पा रहे थे। आसमान में इच्छाधारी चील, जिसका पूरा शरीर तो इंसानों के जैसा था, पर पीछे पंख निकले हुए थे। उनकी आंखें लाल थी। वो अपनी पैनी नजर से नाग नागिनों को देख रहे थे। सभी नाग नागिन उनकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर भी वो नाग नागिन को पकड़ ही ले रहे थे। परंतु जब ये बात नागलोक की शेष नागिन शीशा को पता चलती है, तब नागिन शीशा अपने महल से बाहर आती है। शीशा के बाहर आते ही चील उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। चीलों का खुद पर हमला देखकर शीशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने अर्धनागिन अवतार में आकर चिल्लाते हुए कहती है, हिम्मत है तो एक जगह स्थगित होकर हमारा सामना करो। यू कायरो की तरह क्यों पीछे से वार कर रहे हो? यदि हम स्थगित हो गया तुमसे लड़े तो तुम जीवित नहीं बचोगी। हाँ, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है और तुम जो भी हो हमारे समक्ष आओ और हमसे लड़ने का साहस रखो। शेषा चिल्लाकर उस चील को पुकार रही थी और उसको सामने आकर लड़ने के लिए बोल रही थी। उसकी ये बात सुनकर शांतनु चील उसके समक्ष प्रकट होता है और अपने इंसानी रूप में आकर उससे कहता है, लो आ गए हम, कर लो जो कर सकती हो। वो तो हम करेंगे ही। ये हर कोई जानता है कि शेषा का कांटा पानी भी नहीं मांगता। आज तक शेषा ने ना जाने कितने ही दुश्मनों को ठिकाने लगाया है। उन दुश्मनों की कोई गिनती नहीं है और आज एक और दुश्मन को मैं मौत के घाट उतार दूंगी। इतना बोलकर शेषा अपनी पूंछ में शांतनु को जकड़ लेती है और उसको डस लेती है, पर डसने के बाद भी शांतनु को कुछ नहीं होता। ये देखकर शेषा के होश उड़ जाते हैं। उसके होश उड़ते देखकर शांतनु जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे मार नहीं पा रही? कोई बात नहीं, तुमने मुझे अपनी शक्तियाँ दिखा दी, पर अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ दिखाऊंगा। अपनी बातें पूरी करके शांतनु अपनी शक्तियों से खुद को उसकी पूंछ से निकाल लेता है और अपने चील भेष में आकर अपना आकार बड़ा कर लेता है और अपनी चोंच द्वारा शेषा पर वार करता है। ये देखकर शेषा अपने पंचमुखी अवतार में आ जाती है और अपने मुंह से आग निकालकर उस चील पर वार करने लगती है। क्योंकि चील आग से डरता था, बस इसीलिए अब सभी चील वहां से चले जाते हैं। तो वहीं अब शेषा अपने इंसानी रूप में आकर जमीन पर गिर जाती है। शेषा को इतना कमजोर और घायल देखकर अब सभी नाग नागिन आते हैं और उसको उसके महल में ले जाते हैं, जिसके बाद वो सभी वैद्य को बुलाते हैं और कुछ देर बाद वैद्य जी आते हैं और नागिन शेषा को इस हालत में देखकर तब वो सभी नाग नागिन को बाहर भेजकर वैद्य शेषा नागिन से कहते हैं, नागिन, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या हुआ वैद्य जी? नागिन, आप गर्भवती हैं? हाँ, हम जानते हैं वैद्य जी कि हम गर्भवती हैं, और यदि हम गर्भवती हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? हम एक सुहागन नागिन हैं और एक सुहागन नागिन गर्भवती हो जाए, इसमें दिक्कत ही क्या है? नागिन, इसमें बुराई ये है कि आप अभी गर्भवती नहीं हो सकती। आप जानती हैं ना, अभी आपके कुछ लक्ष्य हैं, आपको उन्हें पूरा करना है। यदि आप उन्हें पूरा नहीं कर पाई तो इस नागलोक में वो चील तबाही मचा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा वैद्य जी, मैं उन चीलों को कुछ नहीं करने दूंगी। वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे।
मैं उनको उनके समय पर ही मौत के घाट उतारूंगी। आप जानती है ना कि आज से 2 महीने बाद कार्तिक के माह में वो चील आकर हम पर हमला करेंगे। हम सब जानते हैं वैद्य जी, आप चिंतित ना होएं। कैसे ना करे, कार्तिक माह में वो हमला करेंगे और उसी माह में आप भी। वैद्य जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस नागलोक को कभी कुछ नहीं होने देंगे। फिलहाल आप हमारा इलाज करिए, क्योंकि अभी हमें आयुर्वेद की अत्यधिक आवश्यकता है। शेषा नागिन की बात सुनने के बाद वैद्य जी उसको आयुर्वेदिक दवाई दे देते हैं और उन्हें आराम करने को कहते हैं। समय गुजरता है। समय के साथ शेषा अपने बच्चे को जन्म देने में सक्षम हो जाती है और कार्तिक माह में शेषा अपने बच्चे को जन्म देती है। शेषा एक बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। अब जैसे ही शेषा अपने बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं। जोरों की हवा चलने लगती है और उस हवा के साथ अगर नागलोक में कोई आता है तो वो थे चील। अब जैसे ही चील नागलोक में प्रवेश करते हैं, वैसे ही हवा का रुख बदल जाता है। नागलोक में बवंडर आ जाता है। उस बवंडर को देखकर नागिन शेषा समझ जाती है कि ये बवंडर और ये हवा कोई मामूली हवा नहीं है, बल्कि ये बवंडर उन चीलों द्वारा लाया गया है। हे भोलेनाथ, ये हवा और ये बवंडर सामान्य नहीं लगता। हो ना हो जरूर कुछ गड़बड़ है। जो भी है, हमें बाहर जाकर देखना पड़ेगा। शेषा काफी कमजोर थी, पर फिर भी शेषा हिम्मत कर अपने कक्ष से बाहर आती है, जहां वो देखती है कि उसके नागमहल में चील घुस आए हैं और अपने नागमहल में आकर वो नाग नागिनों को मार रहे हैं। उनको इस तरह तबाही मचाते देखकर शेषा नागिन उन चीलों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम सभी चीलों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग सीधा हमारे नागमहल में ही घुस गए। हाँ, हमारी इतनी हिम्मत हुई, अब ना तो हम तुझे छोड़ेंगे और ना ही तेरी बेटी को। पिछली बार तो तूने हमें मार दी थी, पर इस बार हम तुझे मार देंगे। महाराज, इसकी बच्ची इसके कक्ष में है, आप जाकर इसकी बच्ची को उठा लीजिए। नहीं, हम तुम में से किसी को भी हमारे कक्ष में नहीं जाने देंगे। इतना बोलकर शेषा नागिन अपने पूर्ण नागिन अवतार में आती है और वहाँ से चीलों से लड़ने लगती है। लड़ते लड़ते एक बार फिर शेषा जख्मी हो जाती है और जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। तो वहीं शांतनु चील शेषा के कक्ष में आता है और उसकी बच्ची को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। हमारी पुत्री को यहीं रहने दो शांतनु, तुम्हें जो चाहिए हम देने को तैयार हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर चील रुक जाता है, पर मौके का फायदा उठाकर शेषा एक बार फिर उठती है और अपने अर्धनागिन अवतार को लेकर अपनी पूंछ द्वारा शांतनु के ऊपर वार करती है। वार करने के साथ ही उस चील के हाथों से नागिन की पुत्री उछलकर नागिन की गोद में आ गिरती है। अब क्या था, जैसे ही नागिन की बेटी उसके हाथों में आती है, वैसे ही नागिन अपनी बेटी को अपने पेट पर बांधती है और सभी चीलों से लड़ने लगती है। नागिन की आंखों में गुस्सा था और वो गुस्से में एक एक चील को मौत के घाट उतार रही थी। कुछ ही देर में शेषा सभी चीलों को मौत के घाट उतार देती है और यदि कोई बचता है तो वो था शांतनु। शांतनु अपनी जान बचाकर भाग ही रहा था कि तभी नागिन उसको अपनी पूंछ में जकड़ लेती है और उसको पटकते हुए कहती है, तूने एक माँ को ललकारा है मूर्ख चील। तू नहीं जानता कि तुझसे एक नागिन हार सकती है, तुझसे एक शेष नागिन हार सकती है, पर एक माँ कभी नहीं हार सकती। तूने एक माँ की ममता को ललकारा है। मैं अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। जय भोलेनाथ। मुझे माफ कर दो शेष नागिन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी नहीं आऊंगा और मैं कभी भी इस नागलोक की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखूंगा। मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो मुझे। नहीं, हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। यदि आज हमने तुझे माफ कर दिया तो तू दोबारा आएगा और हम नागलोक वासियों पर हमला करेगा। शेष नागिन शेषा उसे ये बोल ही रही थी कि तभी शांतनु की नजर पास में रखे भाले पर जाती है। उस भाले को देखकर शांतनु अपनी शक्तियों से उस भाले को उठाता है और नागिन के पेट में घोंप देता है। भाला घोंपने के साथ ही नागिन की पुत्री उसी क्षण अपने दम को तोड़ देती है। अपनी पुत्री को दम तोड़ता देखकर नागिन बौखला जाती है और वो अपने मुंह से आग निकालकर उस चील को जिंदा जला देती है। उसको मारने के बाद शेषा खुद की भी जान ले लेती है, पर उसकी ये वीर गाथा पूरे नागलोक में प्रसिद्ध हो जाती है और नागलोकवासी शेषा नागिन की प्रतिमा के साथ साथ उसकी छोटी सी पुत्री की भी प्रतिमा बनाते हैं। इस तरह से अब नागलोक में
शेष नागिन को याद किया जाता था और उसकी पूजा भी होती थी। ये तो बहुत ही बहादुर थी, हमें भी इनके जैसे ही बनना चाहिए, क्यों नैना दीदी? हाँ हाँ जरूर। शेषा अपने साथ साथ अपनी बेटी की भी कुर्बानी दे देती है। बस इसीलिए आज तक उस नागिन की वीर गाथा को याद रखा जाता है, साथ ही उसकी पूजा भी की जाती है।